योजनाबद्ध तरीके से जो धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है महिलाओं के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय की हो या बहुसंख्यक समुदाय की हो, उनके लिए असुरक्षा बढ़ती है। उन बुजुर्गों की आबादी बढ़ती जाएगी और युवा आबादी बिल्कुल कम होती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी जो जापान के सामने आज संकट है। संविधान कहता है कि भारत का संविधान है वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, तो फिर ये आप भेदभाव क्यों हो? ये जो परिवर्तन आ रहा है उसके मूल रूप से एक तो हमारे यहाँ जो अवैध घुसपैठ बढ़ी है, बांग्लादेश से कई वर्षों से होती रही है, पिछले कुछ वर्षों में म्यांमार से भी बढ़ी है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। योजनाबद्ध तरीके से जो धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है कन्वर्जन के द्वारा, तो वह भी हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में हमने देखा है, अब आदिवासी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़, झारखंड, अन्य क्षेत्रों में है, केरल में हमने देखा है, वह एक बड़ी समस्या है। और तीसरी जो कारण हम मानते हैं कि जिसमें जनसांख्यिकी परिवर्तन आया है, वह प्रजनन दर का अंतर है। और उसमें एक साथ में एक यह भी बड़ा कारण है कि कम उम्र में शादी हो जाती है तो माँ जल्दी बनती है, फिर उनके बच्चों की कम उम्र में शादी होती है, तो इस तरह से जो एक पीढ़ी का अंतर आ जाता है। तो कुल मिला के प्रजनन दर और कम उम्र में शादी होना, इन दोनों कारणों से भी जनसंख्या की परिवर्तन आए हैं। और उसका जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पे बुरा असर पड़ा है कि कट्टरतावाद बढ़ता है, अपराध बढ़ते हैं, नशे की तस्करी बढ़ती है, गायों की तस्करी बढ़ती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। महिलाओं के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय की हो या बहुसंख्यक समुदाय की हो, उनके लिए असुरक्षा बढ़ती है, उनके शिक्षा के अपॉर्चुनिटी कम होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। जो क्षेत्र हैं जहाँ इस तरह के गेटोज़ बन जाते हैं, चाहे वो पश्चिमी यूरोप के शहर हों, अमेरिका के कस्बे हों, या भारत के भी जो हम सीमावर्ती क्षेत्र हैं, या जो इस तरह की आबादी जहाँ बढ़ने लगती है, तो वहाँ स्वाभाविक रूप से लड़कियों के लिए बाहर जाना, अच्छी पढ़ाई कर पाना, नौकरी कर पाना, उनकी अवसर हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, उनके लिए संकट बढ़ने लगता है। यहाँ पर कुलदीप जी भी प्रजनन दर की बात की। आज के अगर सिनेरियो की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन का थोड़ा दौर है। महिलाएं भी आजकल की हैं वो या एक बच्चे पे सोचती हैं कि एक बच्चा है, नहीं तो पालन पोषण जिस हिसाब से करना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। महंगाई भी है, अलग अलग देशों में युद्ध छिड़े हुए हैं, उनका भी असर है। तो ये प्रजनन दर बढ़ाने से क्या ये जो डेमोग्राफी चेंज वाला दिक्कत चल रही है वो रुक सकती है? नहीं, प्रजनन दर देखिए, प्रजनन दर ये रिलेटिव है कि जो हमारी प्रजनन दर के लिए जनरली किसी भी समाज के लिए 2.1 का एक एवरेज माना जाता है कि कुछ मृत्यु भी होती है, कुछ बच्चे पूरी उम्र नहीं भी ले पाते, तो एक 2 से ज़्यादा 2.1। अन्यथा यह माना जाता है कि एक माता और एक पिता 2 हैं, अगर वो 2 बच्चे करते हैं तो समाज में जनसंख्या का बैलेंस रहेगा। 2.1 इसलिए कहा जाता है कि कहीं कोई अकाल मृत्यु, कोई ना कोई किसी बीमारी के कारण, कोई दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है कम उम्र में, तो फिर 2.1 थोड़ा उसे 2 से ज़्यादा माना जाता है। लेकिन हमारे सामने जो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं जनसांख्यिकीय परिवर्तन की, वह रिलेटिव है कि भाई मुस्लिम समुदाय की ज़्यादा है और हिंदू समुदाय की, जैन समुदाय की, बौद्ध की, सिख की, इनमें कम है, और ईसाइयों में भी अपेक्षाकृत कम है। तो ये एक वर्ग की ज़्यादा होने के कारण संकट बढ़ा है। और जो मैंने कहा कि एक वर्ग की, अब हालांकि उसमें भी कमी हुई है, जो आज से 50-60 साल पहले मुसलमान परिवार में भी 7 बच्चे, 8 बच्चे, 10-12 बच्चे हो रहे थे, तो वहाँ जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है तो वहाँ भी अब 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे पे आए हैं। हमारे यहाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले हम दो हमारे 2 और हम 2 हमारे 1 पे आ गए, और अब तो ये होगा कि भाई नो किड्स वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया है। तो ये संकट है। संकट इसलिए भी नहीं है कि कोई सुरक्षा का खतरा होगा, संकट इसलिए भी होगा कि हमारी बुजुर्गों की आबादी बढ़ती जाएगी और युवा आबादी बिल्कुल कम होती जाएगी अगर हम उसको मैच नहीं करेंगे 2.1 का रेशियो। और एक स्थिति ऐसी आएगी जो जापान के सामने आज संकट है, बहुत सारे पश्चिमी देशों के सामने संकट है, और चीन के सामने भी संकट खड़ा हुआ है कि बुजुर्गों की आबादी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जवान जो युवा हैं, श्रमिक वर्ग होता है, मेहनती काम करने वाले होते हैं, बुजुर्गों की देखभाल करने होते हैं, वो कम होते जाएंगे। तो एक जनसंख्या का हमें अपना स्तर तो मेंटेन करना है, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना है कि वो समान रूप से सभी वर्गों पर लागू हो। नहीं होगा तो आप 2.1 में जाओगे तो कोई और वर्ग है वो 4.2 में चला जाएगा, तो संकट आपका वैसा वैसा बना रहेगा। डेमोग्राफी चेंज चुनौती तो है, बट इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए? सरकार के तौर पर भी मैं पूछना चाहूँगी, उनसे क्या अपेक्षा आप रखते हैं, और बतौर आम नागरिक हमको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके और भारत के विकास और विश्व गुरु बनने की दिशा में जो संकल्प सरकार द्वारा लिया गया है उस दिशा में कार्य बढ़ता रहे? देखिए,
सरकार को ज़्यादा इसमें, क्योंकि जहाँ तक सीमाओं की सुरक्षा का काम है, सीमाओं की सुरक्षा का काम सुरक्षा बलों का है, हमारी प्रशासनिक अधिकारियों का है, राजनीतिज्ञों का है। तो हमारे सबसे पहले तो हमें सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए ताकि जो अवैध घुसपैठ हो रही है वह तुरंत रुके। और दूसरा जो है, जो जनसंख्या वृद्धि का है, तो वह समान रूप से एक समग्र नीति बने और पूरे देश में सभी नागरिकों पे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक वर्ग के लिए आप अलग से छूट देते हैं। और हमें एक जो बार बार समान नागरिक संहिता की भी बात आती है कि भाई किसी एक वर्ग के लिए आप 4 बार निकाह कर लेना अलाउ है और बाकी के लिए एक ही करना है। किसी एक वर्ग को आप अलाउ करते हो कि नहीं, आपके यहाँ बच्ची है, जैसे ही पीरियड शुरू हुए उसका आप निकाह जायज़ हो जाता है। दूसरे के लिए आप कहते हो नहीं, 18 से पहले अगर कर लिया तो वह बाल विवाह है। तो ये बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जिन पे एक समग्र नीति होनी चाहिए सभी नागरिकों के लिए। अगर संविधान कहता है कि भारत का संविधान है वो सभी नागरिकों पे समान रूप से लागू हो, तो फिर ये आप भेदभाव क्यों हो, ठीक है। और दूसरा, ऐसा भी कई जगह नीतियों में आता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं बच्चे हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे वो ईसाई हैं, अब उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स या बुद्धिस्ट भी हैं, तो उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का भी बेनिफिट मिलता है और उन्हें माइनॉरिटी का भी बेनिफिट मिलता है, जबकि जो हिंदू शेड्यूल्ड ट्राइब है उसे सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब का बेनिफिट मिलता है। तो चाहे स्कॉलरशिप्स का हो, जॉब्स का भी हो और भी सरकारी योजनाएं हो, तो ये भी एक तरह का भेदभाव है कि हमें हमारे नीति निर्माताओं को सोचना चाहिए कि जो कन्वर्ट हो गए या अभी भी उन्हें जो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला है, शेड्यूल कास्ट के लिए भी वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है। हालांकि फिर भी एक कमीशन सरकार ने बनाया है जस्टिस बालाकृष्णन के उसमें अध्यक्षता में, वो इस बात पे ही विचार कर रहा है कि क्या कन्वर्ट होने के बाद भी एससी का भी स्टेटस जारी रखना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है इसको लेकर, आपको लगता है इससे कन्वर्जन पे थोड़ा सा लगाम लगेगी? नहीं, ये इसलिए नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई कन्वर्ट होता है और वो सरकारी कागज़ों में अपने आप को नहीं दिखा रहा है और अपना जिसको कहते हैं कि सरकारी सुविधाओं का वो उपयोग कर रहा है, तो आप उस पर तो रोक लगा नहीं सकते। क्योंकि जब तक आप वो, हमारे यहाँ ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं कि तीसरा नागरिक जाके बोले कि नहीं साहब इसका धर्म ये नहीं ये है, उसको खुद को डिक्लेयर करना होता है कि मेरा धर्म क्या है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो एक मास कन्वर्जन हो सकता था कि अगर आप उसको, हाँ, उसको आप धर्म परिवर्तन करने के बाद भी अगर आप उसको एससी का दर्जा देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह जो छुप के अभी जिसे क्रिप्टो क्रिश्चियन कहा जाता है या मुसलमान बनने के बाद भी वो हिंदू बन के एससी का बेनिफिट ले रहा है, या बौद्धों को तो मिलता है, बौद्ध और सिखों को मिल रहा है, लेकिन मुसलमान और ईसाइयों के लिए ही मेन डिमांड थी। तो वो अपेक्षाकृत रूप से जो खुले रूप में हो सकता था वो चुपके होगा। पूरी तरह से रुक जाएगा वो संभव नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर है कि एक लीगल लेक्यूना क्रिएट हो जाता तो उस पर रोक लगी है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। तो जैसा कि आपने सुना कुलदीप जी को, कन्वर्जन तो बहुत बड़ी समस्या है, डेमोग्राफी चेंज ना हो इसके लिए क्या क्या प्रयास सरकार की तरफ से उठाने चाहिए और किन बातों का नागरिक होने के नाते हमें ध्यान रखना चाहिए, वो भी उन्होंने बताया। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ नैन्सी वाजपेयी, हिसार से।